हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी होमगार्ड भर्ती जो है उसके लिए किसके लिए यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए जो है वह साइंस की जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आ चुके हैं। जैसा कि कल आप लोगों को यह प्रैक्टिस सेट की जो शुरुआत की गई थी, ये आपको प्रैक्टिस सेट 5 बजे नहीं 4 बजे जो है शाम को देखने को मिलेगी। कब मिलेगी? 4 बजे जो है शाम को यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों को देखने को मिल रही है। कल भी यह जो है प्रैक्टिस सेट साइंस का जो है यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है इसकी शुरुआत की गई थी। आज इस क्लास में हम लोग साइंस के अनेदर 20 एमसीक्यू प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड पॉइंट को भी इस क्लास में जो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है। यानी जो जानवर है उनके पर्यावरण के संबंध को जो संबंध है उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? क्या इथोलॉजी कहते हैं, एंटेमोलॉजी कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं या फिर इकोलॉजी कहते हैं? तो जानवरों का उनके पर्यावरण के साथ संबंध के अध्ययन को जो है वो इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी जो है उनके साथ संबंध के अध्ययन को कहते हैं। वही बात करें अगर आपसे, जो इकोलॉजी है यह पारिस्थितिकी है, यानी पर्यावरण का अध्ययन होता है। इसमें मानव और पर्यावरण के अध्ययन का भी जो है अध्ययन किया जाता है। वहीं बात करें क्लाइमेटोलॉजी में, क्या है? जलवायु का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जलवायु का अध्ययन जो है वह क्लाइमेटोलॉजी में जो है वह किया जाता है। किसमें? क्लाइमेटोलॉजी में जो है जलवायु का हम लोग अध्ययन करते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मिश्रण से कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? जो मिश्रण है उससे कोलाइडी कणों को अलग करने की तकनीकी कौन सा? क्या वाष्पीकरण है, आसवन है, अपकेंद्रीकरण है या फिर निस्यंदन है? तो कोलाइडी कणों को मिश्रण से अलग करने की जो तकनीकी है उसको जो है अपकेंद्रीकरण तकनीक का उपयोग जो है वो किया जाता है। किस तकनीकी का? अपकेंद्रीकरण का। जैसे दूध है, दूध से अगर आपको घी निकालना है तो अपकेंद्रीकरण की विधि के द्वारा ही दूध से जो है घी को निकाला जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि खगोलीय दूरियों को मापने की एसआई यूनिट जो है, एसआई मात्रक क्या? जो खगोलीय दूरी है यानी इनको मापने की एसआई यूनिट क्या? खगोलीय मात्रक एयू होता है, प्रकाश वर्ष होता है, किलोमीटर होता है या फिर मीटर होता है? तो खगोलीय दूरियों को मापने के लिए जो है प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। क्या है? यह जो है दूरी को मापने की सबसे जो है बड़ी इकाई है। अगर एक प्रकाश वर्ष की बात करें तो एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर्स होते हैं? तो एक लाइट ईयर्स में जो है 9.46 गुणे 10 के घाते 15 मीटर जो होते हैं। कितने मीटर होते हैं? 10 के घाते 15 मीटर होता है। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई जो दूरी होती है वो प्रकाश वर्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। यह वहीं इससे भी अगर बड़ी दूरी की बात करें तो पारसेक होता है। एक पारसेक में अगर बात करें कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? किसमें? एक पारसेक में। एक सेकेंड, यहाँ पर एक सेकेंड रुक जाइए, गलत हो गया थोड़ा सा। एक पारसेक जो है, एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं अगर आपसे कोई पूछ ले तो एक पारसेक में जो है 3.26 लाइट ईयर जो होते हैं वह होता है। कितना? 3.26 प्रकाश वर्ष जो है एक पारसेक में होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रेडियो धर्मिता जो है
की एसआई इकाई क्या है। रेडियोधर्मिता जो है इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो रेडियो एक्टिविटी को जो है अपने आप ही इस पदार्थ में जो है ऊर्जा जो है निकलती रहती है, उसे रेडियो एक्टिविटी तत्व कहते हैं। और रेडियोधर्मिता जो है उसको मापने की इकाई की बात करें क्या बेकुरल होता है, क्यूरी होता है, फैराडे होता है या फिर रदरफोर्ड है। तो इसकी एसआई यूनिट जो है तो रेडियोधर्मिता की एसआई यूनिट क्या है बेकरल जो है वो जो है इसकी एसआई यूनिट होता है। क्या है जो है रेडियोधर्मिता की जो एसआई यूनिट की बात की जाए एसआई मात्रक की तो क्या है बेकरल है। क्या है बेकरल है। वहीं बात करें अगर आपसे रेडियोधर्मिता की तो रेडियोधर्मिता क्या है तो रेडियोधर्मिता जो है रेडियो एक्टिविटी की अगर किसी परमाणु के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो है अनुपात जो है होता है। क्या रेडियो एक्टिविटी क्या रेडियो एक्टिविटी जो होता है वो होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि संवेग की एसआई यानी जो है एसआई पद्धति में इकाई क्या होता है। एसआई यूनिट की बात करें संवेग का किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, फिर किग्रा मीटर पर सेकेंड होता है, फिर ग्राम मीटर पर सेकेंड या फिर किग्रा सेमी पर सेकेंड होता है। तो संवेग यानी P बराबर क्या होता है एम भी होता है। P बराबर क्या होता है एम भी यानी मास और वेग। तो मास का क्या होता है केजी होता है और वेग का क्या होता है मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है मीटर पर सेकेंड एसआई यूनिट होता है। तो इसका क्या हो जाएगा किग्रा मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी जो है यह राइट हो जाएगा। किसका संवेग का जो है एसआई यूनिट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि प्रकाश वर्ग किसकी इकाई है। क्या समय की है, प्रकाश की तीव्रता की है, द्रव्यमान की है या फिर दूरी की है। तो प्रकाश वर्ष की बात करें तो यह दूरी का जो है यह इकाई है। क्या है मात्रक किसका है दूरी का है। एक प्रकाश वर्ष में कितना दूरी होती है तो जो है एक प्रकाश वर्ष की बात करें तो 9.46 गुणे 10 की घाते 15 मीटर जो है वह दूरी होती है। कितनी दूरी होती है 9.46 गुणे 10 की घाते 15 मीटर और वहीं एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है। जो ध्वनि की प्रबलता यानी कितना ज्यादा वो ध्वनि प्रबल है, कितना ज्यादा ध्वनि लाउड है, उसकी जो है लाउडनेस को किस में मापते हैं। क्या प्रतिध्वनि में मापते हैं, आवृत्ति में नापते हैं, डेसिबल में या फिर हर्ट्ज में। तो ध्वनि की प्रबलता को जो है डेसिबल में नापा जाता है। किस में नापते हैं डेसिबल में। हर्ट्ज में क्या नापते हैं आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को नापा जाता है। किसको नापते हैं फ्रीक्वेंसी को जो है हर्ट्ज में जो है आवृत्ति को मापते हैं। अगर आवृत्ति की बात की जाए तो आवृत्ति क्या होती है एक सेकेंड में कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। प्रतिध्वनि का मतलब ध्वनि को किसी चीज से टकराकर वापस सुनाई देना प्रतिध्वनि कहलाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि त्वरण जो है इसकी एसआई इकाई क्या है। त्वरण की एसआई यूनिट क्या है मीटर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर केजी मीटर पर सेकेंड है। तो जो त्वरण है एक्सीलरेशन ये क्या होता है यह जो है दूरी बटे समय होता है। त्वरण की बात की जाए तो त्वरण क्या है जो है चाल बटे समय होता है। क्या होता है चाल बटे समय को हम लोग क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं। यानी चाल में परिवर्तन और परिवर्तन कितने समय में आया। तो चाल का क्या होता है मीटर पर सेकेंड होता है और समय सेकेंड। तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो हो जाएगा इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। किसका त्वरण का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा चाल का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि गैलन सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो गैलन क्या गति के लिए होता है, एक कंटेनर के लिए, आयतन माप हेतु, या फिर बैरल व्यक्ति के लिए, जो बैरल व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो गैलन जो है, गैलन में क्या रखते हैं? तो गैलन में हम कोई द्रव या तो इसका उपयोग किस लिए होता है? तो गैलन का उपयोग जो है आयतन को मापने हेतु जो है गैलन का उपयोग किया जाता है। एक गैलन में कितने लीटर जो है, या फिर एक गैलन में बात की जाए तो कितने मीटर होता है? तो एक गैलन जो है 3.1 गैलन जो है कितने के बराबर होता है? एक गैलन, यहाँ पर देख सकते हैं, एक गैलन 3.785 जो है वह लीटर के बराबर होता है। कितने लीटर के बराबर होता है? 3.785 लीटर के जो है एक गैलन बराबर होता है। वही बात करें एक बैरल की, जो यहाँ पर बैरल दिया गया है, यह कितने लीटर के बराबर होता है? तो एक बैरल जो है 159 लीटर के बराबर होता है। कितने लीटर के? 159 लीटर के बराबर एक बैरल होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? तो अभी तक वैज्ञानिकों ने जो है वो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की है? क्या 2 अवस्था, 5 अवस्था, 4 या फिर 3? तो अभी तक जो है वैज्ञानिकों के द्वारा कुल 5 अवस्था कौन कौन सी? सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, प्लाज्मा हो गया, और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन का जो है आविष्कार जो है या खोज जो है अभी तक किया जा चुका है। कितनी अवस्थाओं का? 5 अवस्थाओं का। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण नहीं है? समांगी मिश्रण की बात करें तो जिसमें जो है दोनों जब जो पदार्थ घुल जाते हैं विलय विलायक, तो उनको अलग अलग दिखा नहीं जा सकता। तो कौन सा समांगी मिश्रण नहीं है? क्या शुद्ध वायु नहीं है, सिरका नहीं है, चीनी का घोल नहीं है, फिर गूदे वाला संतरे का रस नहीं है? तो कौन सा समांगी मिश्रण नहीं है? तो गूदे वाले जो संतरा है इसका रस जो है समांगी मिश्रण नहीं है। समांगी मिश्रण में जो है विलय और विलायक पूरी तरह से एक दूसरे में मिल जाते हैं, उनको अलग अलग देखा नहीं जा सकता, जबकि विषवांगी मिश्रण में अलग अलग देख सकते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अभिकथन जो एक है उसके कारण एक आर दिया है, उसको आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और बताना क्या सत्य है और क्या उसकी व्याख्या है। तो पहला कथन हमारा क्या है कि यौगिक के गुण तत्वों से भिन्न होते हैं, कारण यौगिक निश्चित अनुपात में ही बनते हैं। तो यौगिक के जो गुण हैं वो क्या तत्वों से भिन्न होते हैं? तो बात करें जो है यौगिक के गुण तो तत्वों से भिन्न होते हैं, यौगिक निश्चित अनुपात में बनते हैं। दोनों कथन क्या है? सत्य है। क्या है? दोनों कथन सत्य है। तो क्या है? ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या, ये सही है। या फिर ए सत्य है आर असत्य है, तो ये तो गलत हो जाएगा। आप पहले ही ए असत्य है, ये भी गलत हो जाएगा। ए और आर सत्य है पर व्याख्या सही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ए और आर यानी दोनों सही है और यौगिक निश्चित अनुपात में बनते हैं, ये जो है यौगिक के गुणों के तत्वों का जो है वह व्याख्या है। आर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पानी में चीनी के समांगी मिश्रण के लिए क्या सही है? क्या दोनों विलेय हैं, या फिर चीनी विलायक है, या फिर जल विलेय है, या फिर जल विलायक है? तो चीनी जो है पानी में चीनी के समांगी मिश्रण की बात की जाए तो पानी क्या है? विलायक है और चीनी क्या है? विलेय है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चीनी विलायक बना दिया। जल विलेयक है, जल विलेय है, ये भी गलत हो जाएगा। दोनों विलेय है, ये भी गलत हो जाएगा। जल क्या है? वह विलायक है और चीनी क्या है? विलेय है। क्या है? चीनी क्या है? विलेय है और जबकि जल क्या है? विलायक है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है
कि सेरोलॉजी जो है किसका अध्ययन होता है। तो सेरोलॉजी क्या मच्छरों का अध्ययन होता है, छिपकली का अध्ययन होता है, तिलचट्टा का अध्ययन होता है या फिर सांप का अध्ययन होता है। तो सेरोलॉजी की बात करें तो छिपकली जो है लिजार्ड, इसका अध्ययन होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि दूध किसका मिश्रण है। तो दूध क्या केवल प्रोटीन का है, केवल वसा का है, केवल जल का है, जल, वसा और प्रोटीन आदि का होता है। तो दूध की बात करें इसको संपूर्ण आहार के रूप में भी जाना जाता है या जल, वसा और प्रोटीन का जो है मिश्रण होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। तो विषमांगी मिश्रण क्या पीतल है, पानी में चीनी का घोल है या फिर वायु है या फिर दूध है। तो विषमांगी मिश्रण की बात की जाए तो विषमांगी मिश्रण इनमें से कौन सा है। तो ये तीनों जो पीतल हो गया, पानी में चीनी का घोल हो गया, वायु हो गया, दूध हो गया, ये सब क्या है। अब बात की जाए तो इसमें कौन सा विषमांगी है। तो दूध जो है एक कोलाइडी विलयन है। क्या है, कोलाइडी विलयन है, यह विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइडी विलयन में बात करें तो रक्त हो गया, स्याही हो गया, गोंद हो गया, कोहरा, ये सब क्या है, ये सब एक विषमांगी मिश्रण के तौर पर कोलाइडी विलयन के अंतर्गत आते हैं। इसमें बहुत कम जो है, बहुत छोटे कण जो है वो जो है दिखाई देते हैं कोलाइडी में। विषमांगी मिश्रण का मतलब होता है कि पूरी तरह से जो घुला न हो, किसमें, पानी में या किसी जो है विलायक में। जैसे पानी में लोहे का बुरादा क्या है, पूरी तरह घुलता नहीं है। बाकी आपका पीतल हो गया, पानी में चीनी का घोला, वायु हो गया, ये सब क्या है, समांगी मिश्रण है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि शक्कर के घोल में शक्कर एक खाली स्थान है। शक्कर क्या होता है, शक्कर का जो घोल होता है जिसको हम शरबत बोलते हैं, उसमें शक्कर क्या विलायक है, घुला हुआ पदार्थ है, कोलाइड है या फिर सस्पेंशन होता है। तो जो शक्कर के घोल में शक्कर एक प्रकार का क्या है, तो घुला हुआ पदार्थ जिसको सॉल्यूट यानी विलेय कहते हैं, वो शक्कर होता है। विलायक क्या है, तो पानी होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रेत और चीनी का मिश्रण जो है वो किसका उदाहरण। तो रेत और चीनी का जो मिश्रण है क्या विजातीय मिश्रण होता है, कोलाइडी विलयन होता है, सजातीय मिश्रण होता है, फिर निलंबन होता है। तो बात करें जो रेत और चीनी का मिश्रण है, यह एक प्रकार का जो है विजातीय मिश्रण या विषमांगी मिश्रण आप लोग कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। विजातीय मिश्रण का सीधा सा मतलब होता है कि जब दोनों पदार्थ जो है पूरी तरह से घुल न पाए, एक पदार्थ जो है जो विलेय हो, कुछ न कुछ जो है दिखता रहे, तो उसमें क्या होता है, विजातीय या विषमांगी मिश्रण उसको कहते हैं। जैसे रेत में चीनी का मिश्रण हो गया, पानी में आटा का मिश्रण हो गया, पानी में चाक का पाउडर हो गया, ये सब क्या है, विजातीय मिश्रण या विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हिमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है। क्या पौधों के प्रजनन की प्रणाली से है, रक्त से है, जानवरों के खान पान से या फिर हड्डियों के अध्ययन से संबंधित है। तो बात करें हिमेटोलॉजी का, हिमेटोलॉजी जो है वो रक्त के अध्ययन से संबंधित है। किसके अध्ययन से संबंधित है, रक्त के अध्ययन से। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है। रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव के अध्ययन क्या कहलाता है। जीवित चीज जो है उन पर मृदा के जो है प्रभाव का अध्ययन क्या एंड्रोलॉजी कहलाता है, एडैफोलॉजी कहलाता है, एग्रोबायोलॉजी कहलाता है या फिर डेस्मोलॉजी कहलाता है। तो जीवित चीजों पर जो मृदा का अध्ययन है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो जीवित चीजों पर मृदा के अध्ययन को आप लोग क्या कहते हैं, इसको आप लोग कमेंट में होमवर्क के तौर पर जो है वो बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और इसकी पीडीएफ नोट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर कर पीडीएफ जो है इसका ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।